प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मुख्यमंत्री चेहरा, सीएम फेस, एक ऐसा कीवर्ड है जो बिहार में लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब चर्चा इस बात की भी है कि चिराग पासवान भी क्या अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के बारे में सोच रहे हैं, उनका क्या प्लान है, वो पर्दे के पीछे क्या तैयारी कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो एक और चेहरा है बिहार की राजनीति में, क्या वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, सबसे पहले तो चिराग पासवान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस बीच देखा गया है कि उतना वो नज़र नहीं आए हैं, और इस बीच सबसे चर्चा जो बिहार में रही है वो रहती है घूम फिर के कि भाई सीएम फेस कौन होगा, एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, महागठबंधन का। अभी कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया था कि तेजस्वी की बजाय क्या और कोई हो सकता है, या फैसला हुआ है कि नहीं। इधर एनडीए में भी आप देख ही रहे, चर्चा चलती ही रहती है, नीतीश कुमार फेस होंगे कि नहीं होंगे। निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं वो तक बोल चुके हैं नीतीश के लिए कि सीएम फेस घोषित करो। इस बीच चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? तमाम जानकार कहते हैं कि वो भी एक संभावित दावेदार हैं, और कल को कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ चिराग बाजी मार जाएं। क्या स्थितियाँ हैं, क्या कर रहे हैं चिराग? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, क्योंकि चिराग अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और चिराग 2025 की रेस में नहीं है, ये आपको बता दें। बड़ा सीधा सा जवाब मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि चिराग 2025 की रेस में बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने अपना संबंध अपने तरीके से नीतीश कुमार से सुधारने का प्रयास किया है। और जहाँ तक सवाल है कि चिराग की मंशा क्या है, तो वो आपको बता दें, चिराग 2030 के लिए बैटिंग कर रहे हैं। 2030 उनके दिमाग में है। इस चुनाव में वो मैक्सिमम सीटें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। चिराग के जो सलाहकार हैं और चिराग के जो दिमाग में है वो ये है कि नीतीश कुमार तक हमें रुकना चाहिए, थमना चाहिए, क्योंकि हमने अगर महत्वाकांक्षा दिखाई तो हमें लेनी का देनी पड़ सकता है, जैसा 2020 में हुआ था। इसलिए हमें क्या करना है कि नीतीश कुमार तक चुप रहना है। जैसे ही नीतीश राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होते हैं, क्योंकि नीतीश का उम्र हो चुका है, नीतीश लंबे समय तक अब राजनीति करने वाले नहीं है, कम से कम 5 साल तक सीएम रहने नहीं जा रहे हैं, 2025 से 30 रहने नहीं जा रहे हैं। इसलिए अगर एनडीए का कोई चेहरा है तो चिराग पासवान ही है। बीजेपी में कोई चेहरा ऐसा उभर नहीं पाया है। और अगर कोई क्योंकि चिराग पासवान को लग रहा है मैं दलित भी हूं, युवा हूं, हर एक जाति में एक्सेप्टेबल हूं, और मैंने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन दिया है वो लोगों को अपील करता है। उनके दिमाग में यह है कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, हम सब पे जीत गए, तो आखिरकार हमारे साथ हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, युवा के एस्पिरेशन को हम जगा सकते हैं। इसलिए हमें अभी चुपचाप रहना है, अपने संगठन को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को फैलाना है। और जहां तक दलित नेताओं में कंपटीशन की भी बात है, तो आप ये देख लीजिए कि चिराग मानते हैं कि जीतन राम मांझी भी उनके कॉम्पिटिटर नहीं है, उनकी भी उम्र हो चुकी है। और संतोष सुमन की, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत चिराग के बराबर है नहीं। इसलिए चिराग को लगता है कि आने वाले समय में अगर तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो पाएगा तो वो चिराग पासवान ही खड़ा हो पाएगा। अब देखिए क्या अजब तरह की बात है। बात यह है कि दोनों समाजवादी नेता के पुत्र हैं। लालू प्रसाद समाजवादी, तेजस्वी उनके सुपुत्र हैं, चिराग पासवान रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, ये भी समाजवादी हैं। तो चिराग पासवान को लगता है कि ठीक है, नीतीश, लालू, रामविलास एरा अब समाप्ति की ओर है। लालू प्रसाद वैसे ही नेपथ्य में जा चुके हैं, रामविलास पासवान दिवंगत हो चुके हैं, और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो वो ज्यादा समय तक चलने वाले नहीं है। अगर इस तरह की बात होती है तो हमें तो ये मान करके चलना पड़ेगा ना कि नेतृत्व का संकट होगा, और नेतृत्व का संकट होगा तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कोई है तो वो कौन है? तो वो है तो मैं हूं। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि मेरी जो सोच है
वो 2030 के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए उनके सलाहकार कहते हैं कि अभी आप बेहतर तरीके से राम का हनुमान बने रहिए, और राम का हनुमान बने रहिएगा तो इससे आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। और वो राम कहते हैं कि मैं एनडीए में हूं मोदी जी की वजह से, मैं बीजेपी की वजह से एनडीए में नहीं हूं। आप उनकी बात सुनिए तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, मोदी जी की वजह से हैं, चिराग मोदी जी के दुलरुआ बने रहना चाहते हैं, पर चिराग के दिमाग में है क्या? तो चिराग के दिमाग में पूरे तरीके से 2030 है। 2025 के रेस में वो बिल्कुल अपने आप को लाना नहीं चाहते हैं। उनकी उम्मीद है कि हमें किसी तरीके से 50 सीटें मिल जाए। मुझे नहीं लगता 50 सीटें मिलने जा रही है, 25 से 30 के बीच में वो कहीं पर रहेंगे। लेकिन चिराग पूरे तरीके से अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि अगला सीएम होगा तो कौन हो, और इसलिए उसके लिए वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको यह बता सकता हूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान की राजनीति आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको देख करके कहा जा सकता है कि आखिरकार चिराग सोच क्या रहे हैं। और चिराग की सोच में यह है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब एनडीए में लीडरशिप क्राइसिस होगा, बीजेपी में उस तरह का लीडर नहीं है, तो फिर नीतीश की जगह मैं ले सकता हूं, इस तरह की बात है। तो इसलिए जो आपने रूपरेखा बताई है वो बड़ी स्मार्ट टेक्निक नजर भी आ रही है, बड़ी स्मार्ट टेक्निक है। नीतीश कुमार को चैलेंज नहीं करना, क्योंकि आज का जो परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार सबसे मुफीद बैठते हैं एनडीए में नेता के तौर पर, क्योंकि वो चेहरा रहेंगे तभी नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू साथ रहेगी और तभी सरकार बनने की स्थिति बन पाएगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें, अगर जो राजनीतिक आंकड़े बनते हैं, खासतौर पर जातिगत आंकड़े बनते हैं बिहार के उस हिसाब से, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर अभी उन्होंने दोस्ती भी कर ली है। हाल फिलहाल में देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ अगल बगल ठीक से व्यवहार उनका नजर आ रहा है, कोई आपस में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी नहीं हो रही है। जो पिछले चुनाव की खटास थी, ऐसा जानकार कहते हैं कि वो भी खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार के चहेते बने रहना है और आगे अगले चुनाव की तैयारी और अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहना है, ये स्ट्रेटजी रहेगी। हाँ बिल्कुल, यही स्ट्रेटजी और इसी पर काम कर रहे हैं। आप देखिए जैसे माफ कर दिया है, नहीं देखिए, मेरी जानकारी में नीतीश कुमार के दिमाग से अभी भी ये बात नहीं निकली। अच्छा। ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि कई बार जब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के जब बात चलती है तो नीतीश बहुत ज्यादा सीट चिराग पासवान को देना नहीं चाहते। और मैं उस गुप्त मीटिंग के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसमें 2-3 लोग ही थे, तो इससे बात बहुत अलग तरह की चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश चिराग को बहुत ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, और इसीलिए नीतीश ने जब सीट की बात की थी तो उन्होंने अपने लिए 122 सीटें मांगी, और 122 सीटें खुद जेडीयू लड़ना चाहती है, तो 121 में सबके पास क्या मिलेगा? जरा ये सोचिए, सबको क्या मिलेगा? एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, कल तेजस्वी यादव ने यह अनाउंसमेंट किया कि जब मेरी सरकार आएगी तो ये जो तारी है, क्योंकि तारी खजूर के पेड़ से निकाला जाता है, और उस पेड़ से जब निकाला जाता है और आप सूर्य उगने से पहले अगर उसको पीते हैं तो माना जाता है कि वो औषधि का काम करता है। लेकिन सूरज के उगने के बाद अगर आप पीते हैं तो उसमें नशा होता है, इस तरह की बात कही जाती है। उसको नीरा भी कहते हैं, ताड़ी भी कहते हैं, इस तरह के नाम से पुकारा जाता है। और एक ऐसा जाति विशेष है जिसका ये आप कह लीजिए कि पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी काम है, वो लोग इसको विशेष रूप से करते हैं। अब तेजस्वी यादव ने कल कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे कि हम इससे प्रतिबंध हटा देंगे। उसी पर तुरंत चिराग पासवान जवाब देते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा क्या करेंगे, हम लोग बहुत पहले से ही मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से नीरा को अलग किया जाए। मतलब जो दलित में वो समुदाय है उसको तेजस्वी यादव अपने तरफ ना कर लें, इसलिए चिराग पासवान उस पर आगे बढ़ करके कहते हैं कि नहीं, उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है और ऐसा किया जा सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव जिस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी काट चिराग पासवान तुरंत कर देते हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुकते हैं, कल जर्नलिस्ट की बेटी की शादी में जाते हैं और वहां जब उनको प्रेस के लोग उनको घेरते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, तो चिराग पासवान कहते हैं देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बिहार की बर्बादी का कारण कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद है, उनका परिवार है। बिहार किस अंधकार से बाहर निकला है और उसको निकालने का काम किसी ने किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। क्रेडिट नीतीश कुमार को देते हैं। अब समझिए, यही चिराग पासवान कुछ समय पहले कहते थे कि नीतीश की
वजह से ये बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब चिराग पासवान नीतीश को अटैक नहीं करते। उनको मालूम है अगर वर्तमान समय में नीतीश को अटैक किया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान 5 साल का इंतजार कर रहे हैं, और 5 साल के इंतजार की वजह यह है कि उनको पता है 2030 के रेस का घोड़ा वही है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, अपना जनाधार बढ़ाना है, अपने चेहरे को चमकाना है, लोगों के दिलों में राज करना है। और कल जब तेजस्वी यादव का कोई कॉम्पिटिटर सामने आता है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान कहेंगे कि हाँ मैं हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि बीच में एक बात निकल करके आई कि नीतीश के बेटे भी आएंगे पॉलिटिक्स में, और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। आखिरकार जेडीयू का भविष्य कौन है, जेडीयू को बचाएगा कौन? कई नेताओं ने भी इसकी मांग की। और जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है वो किधर जाएगा, उसके आगे बड़ा एक डिलेमा है। इसलिए ये बात सामने आने लगी कि निशांत आ जाएंगे, नीतीश के सुपुत्र निशांत आएंगे। अब नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत आएंगे तो आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि 3 समाजवादी के सुपुत्र आपस में लड़ते भिड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं कि कौन किसके साथ है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और आगे की लड़ाई इसी ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है बिहार की फिलहाल की राजनीति भी, और जो पंकज जी ने बताया कि भविष्य की राजनीति है, जहां पर 3 समाजवादी नेताओं के पुत्र आपस में टकराते नजर आएंगे। और किस्सा सब कुर्सी का ही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर तो वो तो बाकी बिहार की जनता तय करेगी। और जैसा कि ताड़ी वाला मुद्दा आप बता रहे थे तो मैं कहीं पढ़ रहा था, जैसे लालू प्रसाद यादव भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो उस पर टैक्स लगता था वो उन्होंने खत्म कर दिया, तो समुदाय को खुश करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए। और अब तेजस्वी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि हम जो उस पर जो रोकथाम है उसको हटाएंगे, और उसको जो आपने बताया कि सुबह के वक्त पी लिया जाए तो औषधि की तरह, शाम को फिर शराब, तो उसको इस तरीके से बाइफरकेट करने का प्रयास रहेगा। क्या रहता है वो अलग बात है। मगर इस बीच चर्चा प्रशांत किशोर की भी है। प्रशांत किशोर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, एग्रेसिव हैं, घर घर घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, वो अलग विषय है। मगर ज़्यादा चर्चा इस बात कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। और अब एक सीट का नाम आया है, सीट का नाम राघोपुर है। वो सीट है जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव खुद लड़ते हैं, विधायक हैं। क्या वाकई प्रशांत किशोर तेजस्वी को उनके गढ़ में चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, आपको यह बता दें, प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मेरे नाम का पर्चा एप्लीकेशन किसी ने भरा है, अगर पार्टी तय करेगी तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति में उतरे हैं, बिहार का उन्होंने लंबा दौरा किया है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज आप उनकी अरविंद केजरीवाल के साथ देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे तो बहुत तरह की बातें करते थे, लेकिन प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा फर्क है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में घूमे हैं, लोगों के जनमानस को उन्होंने समझने का प्रयास किया है। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को हरा दिया तो ये एक मैसेज चला जाएगा कि एनडीए के सामने कौन, प्रशांत किशोर। और दरअसल प्रशांत किशोर उसी स्पेस को भरना चाहते हैं। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल कहां चले गए थे लड़ने, किससे लड़ने चले गए थे? नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ। और नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ उनकी हार हुई थी ना, उनकी हार 2014 में। फिर वो लड़ गए किसके खिलाफ? शीला दीक्षित के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल लड़े और शीला दीक्षित को उन्होंने पटक दिया, दिल्ली के हीरो हो गए। और हीरो हुए तो 15 साल तक वो राज करते रहे। तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि हम ऐसा जगह चूज करें, राघोपुर, जो कि राबड़ी देवी का, लालू यादव का गढ़ माना जाता है। लेकिन राघोपुर ही वो क्यों चुन रहे हैं? ये चुनने के पीछे, वैसे उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि पार्टी ने फैसला कर लिया, पर उन्होंने राघोपुर का नाम क्यों लिया कि पार्टी अगर फैसला करेगी तो हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि एक तो आरजेडी के टॉप नेता को उसके गढ़ में चुनौती देने का मतलब है कि वहीं उसको घेर देना। नंबर 1, अगर वो पटकने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ा साफ मैसेज चला जाना कि प्रशांत किशोर नेता हो चुके हैं। तीसरी बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और जा रहे हैं कहां, तो यादवों के गढ़ में लड़ने। अगर वो वहां लड़ करके जीत जाते हैं तो एक मैसेज बहुत साफ दे देंगे कि बिहार के लोग जाति पाति को नहीं मानते। प्रशांत किशोर अक्सर ये साबित करते हुए देखे जाते हैं और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी जाति की आबादी क्या है।
अगर जाति पर ही बिहार की जनता नेता चुनाव करती तो नीतीश तो मुख्यमंत्री होते नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर अपनी इस बातों को भी सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए राघोपुर जा सकते हैं। और फर्ज करिए अगर वो जीत जाते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी, कितने बड़े नेता बन जाएंगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर इसका प्रयास कर रहे हैं। पर इसके उलट आप देखें, आरजेडी इस बात को तूल देना शुरू कर देगी कि प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी की बी टीम है और वो हराने किसको आए हैं, तो आरजेडी को हराने आए हैं। तेजस्वी यादव कोशिश कर सकते हैं कि यादव समाज की अस्मिता से इसको जोड़ने का प्रयास करें। ये सारा चीज आपको राजनीति में दिखाई पड़ेगा। बट इंटरेस्टिंगली अगर वो राघोपुर जाते हैं, राघोपुर पहले से भी हाई प्रोफाइल सीट रहा है और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेता जिनकी वहां पर बहुत पकड़ है, उनका इन दिनों तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया। और अगर वाकई मोह भंग हो गया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस कदर वहां पर फंसे रहेंगे, क्या वो विधानसभा के चुनाव में पूरा बिहार घूम पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिस तरह की रणनीति लगातार बना करके तेजस्वी यादव लालू परिवार को घेरने का काम प्रशांत किशोर ने किया है, अगर उसमें उनको कामयाबी मिल जाती है तो ये बड़ी ही, मुझे लगता है बहुत ही परेशानी का सबब आरजेडी के लिए बन सकता है। और इसीलिए जैसे ही राघोपुर का नाम प्रशांत किशोर के मुंह से निकला है, सबको बहुत परेशान कर रहा है। प्रशांत किशोर वैसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नवंबर के बाद एक बार फिर नीतीश बीजेपी को छोड़ेंगे और बीजेपी नीतीश को सीएम बनाएगी नहीं, तो नीतीश फिर पाला बदल करके उधर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नवंबर में नीतीश के पास इतनी सीटें ही नहीं आएंगी कि नीतीश कुछ प्रभावशाली बन सके। वो यहां तक चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को कि अगर आप में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके देखिए 5 साल तक का, तो हम मान लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप घोषित करिएगा मुख्यमंत्री, आपके वोटर्स भाग जाएंगे। तो इस तरह की बात करके प्रशांत किशोर जो एनडीए की राजनीति है, जो महागठबंधन की राजनीति है, सबको एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी ही तेजी से अपने लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उपचुनाव 10% के आसपास वोट ले आ रहे हैं, तो इसको बहुत खराब शुरुआत भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कितने दलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मजबूती किस तरह से दिखाई पड़ती है, उनके उम्मीदवार कितने जीतते हैं, उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, इस सब का परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद आ जाएगा। और प्रशांत किशोर उसके बाद कितने बड़े नेता बन पाएंगे, ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनकी लंबे समय से मेहनत बिहार में दिखाई पड़ रही है। वो संगठन खड़ा कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बिहार के लोग, बिहार का जनमानस जाति पाति से ऊपर उठ करके बिहार की तरक्की को दिमाग में रख करके प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करके आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं सौरभ आपको एक बात बता सकता हूं कि राघोपुर बहुत हाई प्रोफाइल सीट पहले से ही है, और अगर प्रशांत किशोर वहां पर लड़ेंगे तो हम तमाम मीडिया वाले अगर बिहार में चुनाव कवर करने जाएंगे तो सबसे पहले राघोपुर ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां लड़ाई जबरदस्त दिखाई पड़ेगी। एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और दोनों के बीच में जबरदस्त प्रतिद्वंदिता जो दिखाई पड़ेगी। तीसरी तरफ एनडीए भी रहेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तीसरी तरफ एनडीए भी होगा। लेकिन ये दो बड़े नाम जब आमने सामने होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल बनाम शीला दीक्षित, मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल। ये सब बड़े जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जबरदस्त कॉन्टेस्ट था, कवर करने में भी बहुत मजा आता था। तो मैं ये सोच करके कई बार उत्साहित हो जाता हूं, क्योंकि ये रोमांच का पल होगा। जैसे आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते हैं, उस तरीके का पल आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, तो इसलिए कल से जैसे ही प्रशांत किशोर ने राघोपुर की बात की है, उसके बाद से लोगों के मन में कौतूहल मचा हुआ है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर राघोपुर जाएंगे और राघोपुर की जनता प्रशांत किशोर को हाथों हाथ लेगी। ऐसा होगा तो फिर तेजस्वी यादव के गढ़ में प्रशांत किशोर अगर उन्हें हरा देंगे, फिर क्या होगा,
तेजस्वी के लीडरशिप पे सवाल उठेगा। बहुत लोग कह रहे हैं तेजस्वी 2 जगह से लड़ेंगे, या प्रशांत किशोर की पार्टी वाकई इस तरीके से सोच रही है। तो बहुत तरह की बात है। आने वाले दिनों में बिल्कुल पर्दा हट जाएगा, बादल छंट जाएगा। क्या होगा वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पंकज जी ने इंटरेस्ट जगाया है, तो अब तो लग ही रहा है कि प्रशांत किशोर लड़ ही जाए। कम से कम हम लोग को आनंद आएगा उस सीट को कवर करने में, तब एक इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 38,000 वोटों से तेजस्वी 2020 में इस सीट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी के सतीश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और एलजेपी के राकेश रोशन भी करीब 25,000 वोट यहाँ पर पाए थे। तो और अब प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो 38,000 की लीड है इसमें कुछ ना कुछ असर आएगा और चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी यही बिहार की राजनीति है। तो आज हम लोगों ने देखा जाए तो 2 लोगों के बारे में बात की। एक तो प्रशांत किशोर हैं जो खूब हल्ला मचाए रहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स, और एक फिलहाल चिराग पासवान हैं जो शांति से आराम से धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे हैं और उनकी नज़र 2025 नहीं 30 पे है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए राग बिहारी TV9 डिजिटल। शुक्रिया, थैंक यू। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।